बच्चे को रुचि बढ़ाने के लिए की व्यवस्था की जाए। एक एक क्वेश्चन मुझसे पूछा किसी ने, पर उसने आंसर नहीं दिया मुझे। पूछा था कि ना ब्लैक बोर्ड के कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्लैक बोर्ड को। मुझे भी इसका आंसर नहीं आता है, उन्होंने भी बताया नहीं मुझे। क्या होगा इसका आंसर? ब्लैक बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं? बोर्ड को शायद 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऐसा कुछ हमने सुना है कि 4 पार्ट में उसे 4 डिवाइड किया पार्ट जाता में? कैसे कैसे? है। एक टॉपिक होता है, हम बता नहीं सकते। मैम टॉपिक आगे लाओ इसको। यस मैम, क्या टॉपिक उज्जवल सर बताना। और एक मेरा क्वेश्चन, नॉलेज। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं आपको उज्जवल सर। मैसेज कर दूंगा, ठीक है, इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सर। हाँ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए सर। जी सर, स्कूल लाइब्रेरी की क्या है ये बताया जाए। स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी की भूमिका, व्हाट इज द रूल ऑफ द स्कूल लाइब्रेरियन। हाँ जी, स्कूल लाइब्रेरी के बेनिफिट्स। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति बुकों के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ाना। जी जी। और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित भी करना जो बच्चे मतलब इकोनॉमी थोड़ा सा मतलब अच्छी है, उससे उसको बुक देके प्रोवाइड करके अच्छा शिक्षा ग्रहण कराना। आदित्य डिसिप्लिन भी आदित्य मेंटेन सर, कर अपना सकते पिछला हैं। क्वेश्चन, अपना पिछला क्वेश्चन जो है, पिछला क्वेश्चन वो दोहरा दीजिए, क्योंकि विकास सर आ गए हैं, आंसर देंगे विकास सर, आपको। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को डिफाइन करिए। आदित्य सर, रुकिए, मोनिका मैम बोल रही हैं। हाँ बोलिए मैम। विकास सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को डिफाइन करिए थोड़ा। जी मैम, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जाता है, सीसी, यूडीसी, डीडीसी और सीसी। यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और सीसी मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन। और एक कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सीसीसी आता है, क्लासिफिकेशन कैटलॉग कार्ड आता है, जो कि 1934 में आया था। और ये जो कॉलोन क्लासिफिकेशन आया था वो 1933 में आया था। यूडीसी जो आया था वो 1905 में आया था। और डीडीसी जो आया था, डीडीसी इट में भी 1867 में आया था मैम। डीडीसी को डिफाइन करिए थोड़ा। जी मैम, यूडीसी, जी मैम, डीडीसी में टेबल बने होते हैं, इसमें 4 वॉल्यूम होते हैं सर, 4 वॉल्यूम होते हैं मैम, जिसमें कि फर्स्ट वॉल्यूम में टेबल्स होते हैं, जो कि नया जो एडिशन आया है वो 23rd एडिशन आया है, उसके अंतर्गत ये 2011 में लाया गया। इसमें 6 वॉल्यूम है। इसके पहले जो सबसे प्रचलित जो वॉल्यूम है वो 19th एडिशन है, जिसमें कि 7 वॉल्यूम होते थे, लेकिन इसमें 6 वॉल्यूम किया गया है। उसके नीचे उसके सेकंड और थर्ड वाले में शेड्यूल को डाला गया है। शेड्यूल में 0 से लेकर के 000 से लेकर के 599 तक है, फिर 600 से 999 तक है। ये शेड्यूल में ये जो 2 वॉल्यूम है वो शेड्यूल में बटा हुआ है। और उसके नीचे जो होता है वो इंडेक्स होता है। इंडेक्स स्पेशली केवल यूजर्स के लिए होता है। और ये जो बाकी जो 3 वॉल्यूम होते हैं ये सभी केवल लाइब्रेरियन के लिए होते हैं, वहां पे स्टाफ कोई काम नहीं कर पाता। उसमें जो टेबल बने, ये जो शेड्यूल होता है इसको 10 भाग में बांटा गया रहता है। 10 भाग में, जैसे कि पहला जनरलिटीज एंड कंप्यूटर आ गया 000 में, जिसमें कि सभी जिसका भी आपका सब्जेक्ट नहीं मालूम होता है वो आप जनरलिटीज एंड कंप्यूटर में डाल सकते हैं। किसी का भी सब्जेक्ट यदि आपको नहीं मालूम रहता है तो वो उसमें डाल सकते हैं। फिर इसके सेकंड में आता है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। फिर थर्ड में आता है रिलीजन आ जाएगा। फिर फोर्थ में आ जाएगा सोशल। फिर उसके नीचे में आ जाएगा लैंग्वेज। फिर उसके नीचे में आ जाएगा प्योर साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड उसके नीचे आ जाएगा लिटरेचर एंड अप्लाइड साइंस। ठीक है, अप्लाइड साइंस आ जाएगा मैम। और उसके नीचे में आपका आर्ट्स आ जाएगा। फिर उसके नीचे में लिटरेचर आ जाएगा। और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड ये हिस्ट्री। ये सभी सारे पार्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं।
और इनका नंबर आपको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है मैम। और मैम सबसे बड़ी चीज क्या है कि यूडीसी जो है ये भी एकदम जस्ट लाइक सिस्टम, ये डीडीसी का एकदम कॉपीराइट। और Very good. जो कॉलोन क्लासिफिकेशन हुआ सर, इसमें PMEST ये 5 जो कि एक रूम के कमरा का क्या होता है कि जो पिलर होता है, ये कॉलोन क्लासिफिकेशन के ये 5 पिलर्स हैं। PMEST, P फॉर पर्सनालिटी को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हम लोग एक दूसरे के पर्सनालिटी को बहुत कम पहचान पाते हैं। 10 मिनट के किसी के मीट से नहीं पता लगाया जा सकता है कि उसका नेचर क्या है, तो वैसे ही पर्सनालिटी को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। और M फॉर मैटर होता है, E फॉर एनर्जी होता है, एनर्जी को कोलोन जो कि बिंदु होता है वो कोलोन, इसका सबका एक साइन होता है सर, जो कि पर्सनालिटी को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, मास को डॉट से सेमीकोलन से किया जाता है, फिर एनर्जी को कॉलन से किया जाता है, एनर्जी। और S फॉर स्पेस हो गया, स्पेस को फिर डॉट से किया जाता है। और टाइम जो हो गया उसको भी इन्वर्टेड कॉमा से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ये विकास सर इसको बीच में क्लासिफाइड मैं किया आपको रोकूंगा। आदित्य जी सर सर। कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है वो कर लीजिए सर, आप आंसर ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आदित्य सर सुन रहे हैं आप? क्वेश्चन करिए। ऑल इंडिया लाइब्रेरियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? ऑल इंडिया लाइब्रेरियन एसोसिएशन का मेन उद्देश्य था सर, जहाँ तक कि रिकॉल तो नहीं कर पा रहे हैं, बट ऐसे कहा जा सकता है कि ऑल जो कि स्पेशल जो लाइब्रेरी है और आम जो लाइब्रेरी है, जो कि वो सबको इंक्लूड किया जा सके, जो कि अंग्रेज भी जो है जो कि ड्यूटी वाले हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सके, और प्लस में जो आम लोग हैं वो भी वहां पे आकर के सबको शामिल करके और वो लाइब्रेरी के अंदर ज्ञान को अर्जित किया जाए। थैंक यू सर। सर यदि अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो बता सकते हैं। Yes, नहीं प्रहलाद। सर, आप ही का इंतजार हो रहा था, आप आंसर दे चुके हैं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? सभी हाँ जी लोग बता रहे शालिनी, हैं सोनी मैडम से पूछो, सिचुएशन यहाँ टाइप पर का है। अलका है, प्रहलाद है, Sure, आपके ma'am. एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हैं। यूडी का नहीं, सभी बताइएगा। हाँ जी। सिचुएशन बेस्ड टाइप का है कि जैसे कि हमने देखा है कि आजकल ना बच्चे बहुत केयरलेस हैं, अपने बैग, शूज, यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि अपनी खुद की वाटर बोतल को भी ऐसे केयरलेसिंग में डाल देते हैं। तो हमको कैसे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, किस तरह बना सकते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल? सोनी आप Sorry, ट्राई ma'am, करोगे? एक आप बार नहीं बोले एक बार भी, आप ऐड करना चाहोगे कुछ? अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ जी, जी कैसे सर। करेंगे आप? एक बार दोबारा से बताइएगा मैम। अच्छा ओके सर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि बच्चे बहुत केयरलेस होते हैं अपनी, यानी कि यहाँ तक कि वाटर बोतल, अपना नोटबुक, पेंसिल सब छोड़ देते हैं कहीं भी, तो उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए? रिस्पॉन्सिबल मैम 2 तरीका से बनाया जा सकता है। एक तो पहले तो उनको वो चीज सजेस्ट किया जा सकता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, या जो बच्चा केयरलेस होते जाता है, सबसे पहले हम अपने अंदर एक डिसिप्लिन को ये करेंगे, फॉलो करेंगे, तो बच्चा देख करके सीखता है। बच्चा के क्या होता है कि कोई चीज को देखेगा और फिर सीखेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन में, वहाँ का माहौल कैसा है उसके अनुसार बच्चा सीखता है। तो वो माहौल हम ऐसा बनाएंगे, उस चीज को मेंटेन करेंगे, उस चीज को रखेंगे, तो बच्चे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे कि उन्हें ये काम रोज करना है, धीरे धीरे उनकी आदत भी बनाएंगे इसमें उनके गार्जियन की भी मदद ले सकते हैं कि हाँ। उनके अपना जो उनकी जरूरत की चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं उन्हें आप करने दीजिए। कुछ ऐड। ऐसा आजकल क्या होता है कि गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को पूरी तरह सोचते हैं प्रोटेक्ट कर ले, बच्चा मेरा हील ही ना पाए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चों को केयरलेस बनाने की, हर चीजों से मतलब एक तरह से बंद कर देने की। राइट। बच्चों को सारा काम रिस्पॉन्सिबल खुद बनाना कर बहुत लेगा। जरूरी है, सारा काम खुद मैम पेरेंट्स ना रीजन करें, ये भी इसलिए होता है कि पेरेंट्स बच्चे को ओवर पैम्पर्ड करते हैं, मतलब लाड प्यार से बहुत ज्यादा वही, रखते हैं, वो भी रीजन बन जाता इससे है कि बच्चे ओवर नहीं, केयरलेस हो जाते बच्चा हैं। अगर 4 साल 5 साल का है तो उनकी जो सेल्फ मतलब जो जरूरत की चीजें, अपना बैग रखना, अपना शूज आया तो उतार के सही जगह रखना, अपना टिफिन बॉटल सही जगह, ये सब बच्चों को धीरे धीरे सिखाने से वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो करें। पेरेंट्स हाँ, क्या और करते अगर हैं, तुम बच्चे कुछ इस नहीं तरीके करो की मैं ही सारा हरकतें कर करते दूंगा। हैं
तो पेरेंट्स उसे सही ना करे, वो रियलाइज करे उस चीज को। अगर वो कल को उसे वो चीज ना मिले तो वो रियलाइज करे कि हाँ मैंने ऐसा किया, तब मुझे आज थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, तो वो उस चीज को जैसे कि समझे। मेरे साथ है, मेरा बेटा स्कूल से आता है, वो 4 साल का 3.5 साल का था, स्कूल जाने लगा, लेकिन वो आता है तो मैं उसे बोलती थी अपना शूज सही जगह रखो। तो उसकी आदत है, वो आएगा शूज उतारेगा फिर वहीं रखेगा, ऐसा इधर उधर नहीं करता है फिर। तो ये पेरेंट्स को भी इसमें बच्चों की मदद करनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को। मेरे हिसाब से शिक्षा और संस्कार मनुष्य को महान बनाता है। तो यदि आपका शिक्षा और संस्कार सही है तो आपका बच्चा सही है, यदि आपका शिक्षा और संस्कार सही नहीं है तो आपका बच्चा भी सही नहीं है। हिंदी, मेरा प्रश्न है हिंदी वाले थे सभी लोगों पे। शालिनी मैम आप अपना अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स की ही कंप्लेन है कि स्कूल में सही रख रहा है, स्कूल में सब कुछ अपनी वाटर बोतल सब जगह सेट करता है, लेकिन घर आते आते वो सब चीजों को गायब कर देता है। पेरेंट की कंप्लेन है, वो कैसे करेंगे? स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से संस्कार जो है ना वो फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, बट घर पे जाने के बाद उसको ना शिक्षा याद है और ना ही संस्कार याद है, तो वो सारी चीजें भूल जा रहा है। वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। तो अपना संस्कार तो सुधारेंगे नहीं और डाल देंगे बच्चों के ऊपर। बच्चा गलती कर रहा है, अपना गलती तो देखेंगे नहीं। यही तो हो रहा है आजकल कि पेरेंट आते हैं कि कहते हैं आप टीचर हैं, आप ही संभालिए, हमने इसीलिए तो स्कूल में एडमिशन कराया है। शालिनी मैम आप आपसे स्कूल में प्रहलाद सर कुछ संभालेंगे, घर पे क्वेश्चन कर थोड़े रहे हैं। संभालेंगे। घर पे तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप उसे संस्कार अच्छे दीजिए। स्कूल का ही पूरी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होती। 5 घंटा 6 तो बोल रहा हूँ। सभी लाइब्रेरियन स्टूडेंट, सभी लाइब्रेरियन टीचर से मेरा एक क्वेश्चन है कि बुक जो की जाती है वो स्टूडेंट के लिए कितनी बुक इशू की जाती है और कितने दिन के लिए की जाती हैं, और मैगजीन्स इशू की जाती हैं तो कितने दिन के लिए की जाती है, और स्टाफ के लिए कितने। बताइए सर, आदित्य सर आपका आंसर दीजिए इसका। और कितने कितनी बुक्स इशू की जाती है? क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? जी सर, जो बुक्स इशू की जाती हैं लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, और जो स्टाफ होते हैं उनको भी इशू की जाती है, तो वो कितने दिन के अंदर वो लौटाना होता है, और कितनी बुक्स इशू की जाती हैं? केंद्रीय विद्यालय के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में, बिहार सरकार के स्कूल में एक बार में जैसे 5 विषय तो 3 बुक हाँ जा रहे हैं उसके बारे में, लेकिन यहाँ के विद्यालय में 3 बुक इशू की जाती है बिहार के विद्यालय में, और वो जब तक एग्जाम ना हो तब तक के लिए किया जाता है इशू। एग्जाम के बाद नो ड्यूज दिया जाता है, उसके बाद बुक को रिकवर किया जाता है। राइट। और कोई कुछ जोड़ना चाहे? सर केबीएस में आप बताएं, हमें नहीं पता सर। मैं बता दूं, और कोई बताना चाहते हैं क्या? विकास, इस आंसर के बाद आप रश्मि से क्वेश्चन पुट अप करना कंप्यूटर रिलेटेड, या कौशिक आप करना रश्मि से, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। विकास अपनी बात को कंटिन्यू करो। प्रहलाद सर पूछ रहे थे हिंदी का कोई क्वेश्चन। इसमें जो बुक इशू की जाती है वो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 बुक इशू की जाती है, और वो भी 2 वीक के लिए ही केवल इशू की जाती है। और स्टाफ के लिए 15 नहीं, स्टाफ के लिए 15 और जी नहीं, स्टाफ को 5 बुक इशू की जाती हैं, और वो 1 मंथ के लिए इशू की जाती है। जी, यदि मान लीजिए कि वो चीज बुक वो समय पे नहीं वापस किया, तो 1 मंथ के ड्यूरेशन पे 2 बार उसको ये बराबर याद दिलाया जाता है कि आपके पास बुक रह गया है, उसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। उसके लिए अगर वो बुक नहीं लौटा पा रहा है तो उसको नोटिस बोर्ड पे उसका नाम मतलब पब्लिश कर दिया जाता है। फिर भी यदि बुक वापस नहीं आ रही होती है तो उसके लिए क्या होता है कि ये समझा जाता है, ये मान के चला जाता है कि वो स्टूडेंट से वो बुक खो गई है, या स्टाफ यदि ऐसे करते हैं तो उनसे वो। जी सर। अगर सर बुक लेट से कोई पहुंचाता है, क्या उसके लिए चार्जेज भी है? हाँ, चार्जेज होता है सर। क्या चार्जेज होता है? वही मैं बात बता रहा हूँ सर। यदि स्टूडेंट्स उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया रहता है, स्टूडेंट्स अगर बुक वापस नहीं करता है तो करेंट का जो प्राइस होता है, करेंट का जो अभी प्राइस है उस बुक का मार्केट में, वो प्राइस उसके जो जब वो फी डोनेट करता है तो उस समय उस फी के साथ उसको ले लिया जाता है। जी। मेरा क्वेश्चन है सर कि
लेट से अगर जमा करता है बुक तो हाँ सर, तो वो उसके अगर लिए लेट उसके से लिए डिपॉजिट अभी करता है तो जी सर, तो उसके लिए अभी केवी में ये स्पष्ट नहीं पब्लिश किया गया है कि उसका कितना चार्ज देना होता है। थैंक यू सर। सर यदि लेकिन लेट फी देना होता है सर, ये हम भी जानते हैं कि लेट फी हाँ, देना लेट होता फी है। तो आपको देना है, और उसके लिए आपको फिर बाद में इशू नहीं की जाती। अगर मान लीजिए कि बाद में फिर आपको इशू कराना है तो वो बुक तब जब तक से आप 2 बुक वापस नहीं कर देते हैं तब तक से कोई बुक फिर आपको नहीं मिल पाएगा। जी जी चलिए, वन कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन कौशिक आस्क। मैडम, हाँ, 11 जी 12th सर। में पाइथन लैंग्वेज सिखाई गई है, पाइथन को क्यों चुना गया है इसमें? सर अभी हमारे प्रेजेंट अगर हम बात करें तो सर प्रेजेंट में अभी पाइथन का बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है सर, और जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग सर, वो आपका वो म्यूट हो गया। सर अभी हम पाइथन को ज्यादा अभी हम लोग सर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सर, और इसलिए पाइथन को ज्यादा भी सीखा जा रहा है सर मार्केट में। मैम मेरा क्वेश्चन है कि क्या पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन का जो बट कोडिंग है आपने वो बताया इजी नहीं होता क्यों है क्या सीखा जाता जावा है, से? सिर्फ आपने बताया कि इम्पोर्टेंट है सर क्या? अभी करंट जो डिमांड है मार्केट की सर, जैसे मार्केट अभी पूरा आपका एआई पे बेस्ड है, अभी आने वाला फ्यूचर में भी पूरा एआई होगा सर। तो सर एआई के लिए आप बोल सकते हो कि ज्यादातर जो पाइथन है वो हम यूज करते हैं, बिकॉज उसमें कोडिंग करना इजी होता है सर। अगर आप और लैंग्वेज में जाओगे, जावा में, सी में, तो इनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है सर, तो इसलिए हम पाइथन यूज करते हैं। मैम सिंपल वे में एआई को डिफाइन करिए। एआई क्या है? सर एआई बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसा हमारा ह्यूमन थिंकिंग पे बेस्ड होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एआई के अलग अलग होता है कि ह्यूमन है कि वो कैसे आप किसी भी चीज को कैसे वो परसेप्शन करेगा, कैसे सोचेगा, उसकी थिंकिंग कैसे वो डिसीजन लेगा। जैसे इसी तरह हमारी मशीन है, वो ही वो डिसीजन लेती है। मशीन इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं एआई है सर। तो जैसे आप क्या बोल सकते हो, क्या कहा जा सकता है इसको कि जो मैन का माइंड होता है वो एक मशीनी जी सर। उपकरण में फिट कर दिया गया है। जैसे कि हाँ हम लोग सर, आप फोटो बोल क्लिक सकते हैं। करते हैं तो एक मोबाइल में वो जो चेहरे के ऊपर सर्कल बन जाता है, तो जी ऑटोमेटिकली वो सर। जान जाता है कि वो चेहरा कहाँ पे है। 10 हाँ लोग सर। हैं तो 10 लोगों के पास में सर्कल बन जाता है। तो वो एआई का ही देन है, और आने वाले समय में बहुत इसका डिमांड है एआई का। जी सर। एआई के जी ऊपर सर। कि अगर किया जाए तो एआई ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक समझा जाए कि एक मैन माइंड को एक मशीनी उपकरण के अंदर फिट कर दिया गया। जी सर। सर एक मैन तो है, क्या वो कैसे मैम डिसीजन मैम ये लेता है? बताइए, हाँ मैम ये बताइए, तो जो हमारे फोन में एक होता है गूगल असिस्टेंट, वो भी क्या एआई जी का ही मैम। एग्जांपल है क्या? यस मैम, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, एलेक्सा, ये सब एआई के एग्जांपल है मैम। आप कुछ भी उससे पूछोगे तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपकी जो भी भाषा है, आप किसी भी लैंग्वेज में पूछ रहे हो, उसको वो इंटरप्रेट करता है, समझता है, और उसके हिसाब से आपको आंसर देता है। यही हम बोल देंगे इंटेलिजेंस है इसका, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और हम बोल देंगे मशीन इंटेलिजेंस है सर ये। रश्मि मैम, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है मेरा। क्या बोलिए सर। कंप्यूटर का माइंड मनुष्य के माइंड से तेज है? मुझे ये जानना सर है। आगे वाले समय में हम बोल सकते हैं सर, हो सकता है। ये देखो सर, डिसीजन है, अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे मशीन है, मशीन में हम इस तरह के एल्गोरिथम बनाते हैं सर कि वो डिसीजन सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे सर नहीं बहुत मैम, टाइम पहले एक गेम मेरे बनाया था क्वेश्चन का चेस का। जी मैं एक सर जी मेरे जी को जी बताना एक एग्जांपल, चेस जी का एक गेम बनाया था सर, और उसमें जो सबसे नंबर 1 चेस प्लेयर था उसको मशीन ने हरा दिया था सर, एआई की टेक्निक से। तो आप जी बोल जी सकते हो सर कि आने वाले टाइम में मशीन ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है ह्यूमन बींग से। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था इसको, चार्ल्स बेब ने, उन्होंने भी लेकिन कहा कि सर मनुष्य का जो हाँ माइंड है ना, वो मशीन से कई गुना अधिक सोचता है। बस रह गई बात कि मशीन एग्जैक्ट सोचती है और मनुष्य एग्जैक्ट नहीं सोचता है। हाँ सर। न कि चार्ल्स बेब ने ऐसा न सोचा होता तो न आपके दिन आपके नहीं पास सर देखो, कंप्यूटर चार्ल्स होता। बेबेज के टाइम की बात हम बोल सकते हैं, बहुत पुराने, उनको शायद उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आइडिया नहीं होगा कि ऐसी कोई नहीं टर्म मैम, आएगी। लेकिन ऐसा सर नहीं आने कहा जा वाले आप सकता है। बोलोगे इलॉन मस्क का पढ़ोगे या किसी और का पढ़ोगे सर, उन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे वाले टाइम के लिए डेंजर है सर, क्योंकि वो मैम हो सकता है मैन पे ओवरकम कर जाए सर। उनका चार्ल्स न्यूटन बेबेज का टाइम सर बहुत पुराना था, 1960s के टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में एआई मैम सर मैम बहुत एक ज्यादा चीज और ओवरकम कर रही है मार्केट में। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि फल गिरते हुए सभी ने देखा था, ठीक है ना, लेकिन अम्ल किसने किया? न्यूटन ने। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं सर होगा ना? ऐसा क्यों हुआ? हाँ सर, आप नहीं बोल सकते हो कि सुनिए, ठीक है बता रही हूँ, एक
जैसे मशीन है अल्बर्ट वो आइंस्टाइन का वो नाम सुनी होंगी आप कैलकुलेशन तो। बहुत, सुनिए एक मिनट, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जो मशीन है वो कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर सकती है, जैसी मैम प्रोग्रामिंग उसको दी गई है, लेकिन आप सोचने की क्षमता अलग अलग तरीके से वो इंसान के पास है। वो मशीन सोनी वही मैम सोचेगी आपका जो आंसर उसमें मैं दे फीड है। दूंगा। सोनी मैम जी आपका आंसर देता हूँ। हमारे इंडिया में पहले वैदिक गणित पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। आप मशीन से जब तक कैलकुलेशन करेंगी, मनुष्य तब तक उससे फास्ट कैलकुलेशन करके दे देगा। अब वैदिक गणित सर, बंद हो सारे गया है। लोग शायद नहीं कर पाएंगे उतना सर तेज, लेकिन आप सब टेक्निकल एबिलिटी कितने होता है। परसेंट लोग होंगे वो, सर आप देखिए मुश्किल से 5% या 10%। लेकिन आप देखिए एआई तो आजकल सब यूज कर रहे हैं, 100% लोग यूज कर रहे हैं आजकल, हमारे हमारे मोबाइल भाई में है, बंधु जो आपके हर चीज। आपके प्राइवेसी को लेकर कल के कितना बाद में वो सुरक्षित भी है, ये अपना भी कुछ तो बताइए मैम। आपकी प्राइवेसी को लेकर कितना अपना कुछ सुरक्षित है ओपिनियन दे। मशीन? हाँ सर, कौशिक सर बोलिए सर। सॉरी क्या सर, बोल विकास रहे सर हैं? बोलिए। पीडी सर क्लासेज ये बोल के रहे हैं कि अंदर, पीडी क्लासेज में जो भी हमारे भाई बंधु लोग बैठे हुए, वो भी इस पे अपना कुछ ओपिनियन दे। दे आर नॉट हाँ कंप्यूटर यस एक्सपर्ट्स, इसलिए वो शांत है। कौशिक आप बताइए। कौशिक सर, ये बताइए कि हमें ये जानना है कि मशीन कितना सेफ है, ये बताइए प्राइवेसी को लेकर कितना सेफ है। सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मशीन है जो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जैसे कि मैडम ने बताया कैलकुलेशन हम 2 मिनट में कर सकते हैं, तो हाँ उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है कि हम 2 मिनट में